Hello everyone, a warm welcome to you on my channel Horizon Classes। आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे और ये क्या काम करता है वो देखेंगे। और बेसल फर्स्ट, बेसल सेकेंड एंड बेसल थर्ड क्या क्या है हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और बहुत ही जगह पढ़ा होगा मगर आपको फुल्ली कंप्लीट पता नहीं होगा कि बेसल होता क्या है। तो बेसल के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा टॉपिक समझ में आएगा कि बेसल काम क्या करता है। तो चलिए पर इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हम बेसल होता क्या है। इंट्रोडक्शन है, बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। सो बेसल नाम कहीं से पड़ा इसका। बेसल एक सिटी है जो स्विट्जरलैंड जो कंट्री है उसमें एक सिटी है बेसल। उसके बाद इट इज अ हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS विच fosters cooperation among central banks with a common goal of financial stability and common standards of banking regulations। सो जो इसमें जब ये बेसल बनाया गया था उसमें पहले 10 कंट्रीज अटैच थे, 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक। जो हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, वैसे 10 कंट्रीज जो भी है वो 10 कंट्रीज मिलके ये कमिटी एक ये बनाए, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये एक तरह की कमेटी बनाए। एक तरह का ये बैंकिंग है जो स्विट्जरलैंड में सेटल है, जो क्या करता है, जो बैंकिंग के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में विचारधारा रखता है। कुछ रेगुलेशन निकालता है कि जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और बैंकिंग रेगुलेशन के बारे में ये निकालते रहते हैं, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? ये हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। जब ये बनाया गया था ये ब्यूरो, ये बेसल जब बनाया गया था तो तब पहले इसके साथ 10 कंट्रीज जुड़े हुए थे, बट आज 45 कंट्रीज इसके साथ अटैच है। नेक्स्ट है, इट वॉज फाउंडेड इन 1930। सो ये बेसल कब बना गया? ये 1930 में बनाया गया। नेक्स्ट है, द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज हाउस्ड इन द BIS ऑफिसर्स इन बेसल स्विट्जरलैंड। जो BIS ऑफिसर्स है, जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसमें एक कमेटी है जिसका नाम है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। सो ये कमेटी सारे रेगुलेशंस निकालती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती है, जो कहाँ पर है? बेसल स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड में जो एक प्लेस है, जो एक सिटी है बेसल, उसके हिसाब से इसका नाम पड़ गया जिसका नाम बेसल है। तो उसमें क्या रहता है? उसमें एक ऑफिस है जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, जो सारे सेंट्रल बैंक्स के बारे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और कुछ रेगुलेशंस निकालती है। और ये कब बनाई गई? ये 1930 में बनाई गई। एक कमेटी है जिसका नाम बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती है। अब देखते हैं बेसल 1 क्या है। बेसल 1 इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1988। बेसल 1 कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया। इट फोकस ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क। ये फोकस बेसल 1 फोकस करता है इंटायर वो क्रेडिट रिस्क के ऊपर। आपने किसी को पैसे दिए, सेंट्रल बैंक ने किसी को पैसे दिए, सो पैसे नहीं आ रहे हैं, सो उसे हम क्रेडिट रिस्क कहेंगे। जो हमें संभावना है कि नहीं आएंगे सो हम रिस्क कहेंगे। सो ये मेन फोकस करता है क्रेडिट रिस्क के ऊपर। इट डिफाइंड कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेटेड ऑफ फॉर बैंक्स। ये क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा आपको। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वॉज फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड असेट। अब रिस्क वेटेड असेट क्या होता है? सो आपने एक सेंट्रल बैंक ने किसी को पैसे दिए, किसी को मतलब सारे जो सेंट्रल बैंक है उसका सारा क्रेडिट जो बाहर पैसे दिए, उसने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ दिए समझिए। सो 1 करोड़ में बैंक को भरोसा है कि मुझे 50 लाख आ जाएंगे, बट 50 लाख का उसे भरोसा नहीं है। सो 50 लाख क्या है? उसको रिस्क एसेट है, रिस्क वेटेड एसेट है। तो 50 लाख उसे नहीं आएंगे बल्कि उसे भरोसा है, तो हम उसे रिस्क वेटेड एसेट रहेंगे। तो यहाँ पर बेसल 1 क्या कहता है? आपके जो 50 लाख रुपीस आपके जो क्रेडिट रिस्क है उसके आपके पास आपके बैंक में उसका 8% आपका रहना चाहिए। 8% कितना हो रहा है? 4 लाख होता शायद। सो 4 लाख आपके पास रहने चाहिए। सो उसे ही कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रिस्क वेटेड एसेट है 8%, वो आपके पास उसके पैसे रहने चाहिए आपके बैंक में बोल के बोल रहा है। इंडिया अडॉप्टेड बेसल 1 गाइडलाइन इन 1999। जो इंडिया है ये कब बनाई गई थी? 1988 में बेसल 1 आया था, बट इंडिया अडॉप्ट की 1999 में। सो बेसल 1 का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आएगा। और एक बार रिवर्स कर लेते हैं। बेसल 1 कब इंट्रोड्यूस किया था? ये 1988 में इंट्रोड्यूस किया था, बट इंडिया अडॉप्ट की 1999 में। ये मेन फोकस करता है क्रेडिट रिस्क के ऊपर, और ये कहता है जो आपके पास 8% कैपिटल रिक्वायरमेंट होने चाहिए इन रिटर्न टू रिस्क वेटेड एसेट। आपके रिस्क वेटेड एसेट जितने भी है उसका 8% आपके पास उसका कैश होना चाहिए, ये कहता है बेसल 1। सेकेंड है, इन 2004 बेसल सेकेंड गाइडलाइंस और पब्लिश बाय BCBS। जो BCBS कमेटी है उसने ये एक बेसल जो सेकेंड है वो इंट्रोड्यूस किया 2004 में।
द गाइडलाइन वर बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स विच द कमेटी कॉल्स इट एज पिलर्स। तो ये जो कमेटी है उसने ये इस गाइडलाइन में, इस बेसल सेकंड में क्या कहा कि इसमें ये डिपेंड करता है मेन 3 पिलर्स के ऊपर। इसमें 3 पिलर्स है, जो फर्स्ट है कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट, सेकंड है सुपरविजन रिव्यू, थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन। अब ये तीनों क्या होते हैं? कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट क्या है? इसमें कहा जाता है कि हर बैंक 8% अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन रखना चाहिए इन रिटर्न टू वेटेड रिस्क वेटेड असेट्स। सो ये भी वही कहता है कि आपके पास 8% आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होने चाहिए। सेकेंड क्या है? सुपरविजरी रिव्यू। जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के अंदर जितने भी बैंक्स आते हैं जैसे पब्लिक बैंक, कमर्शियल बैंक, उन सबको अच्छे से सुपरवाइज करना चाहिए सेंट्रल बैंक, और उन सबको ये देना चाहिए कि आप हर जितना भी क्रेडिट दे रहे हो उसका 8% आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए बोल के एक सेंट्रल बैंक अपने अंडर जितने भी बैंक्स आते हैं वो सबको बोलना चाहिए। मार्केट डिसिप्लिन, और जो भी सेंट्रल बैंक के अंदर जितने भी बैंक्स आते हैं कंट्री के अंदर, जैसे आरबीआई के अंदर कितने भी बैंक्स आते हैं, वो सारा डिटेल्स और सारे इन्फॉर्मेशन आरबीआई को यानी सेंट्रल बैंक को भेजने चाहिए बोल के ये कहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेसल सेकंड नॉर्म्स इन इंडिया एंड ओवरसीज आर येट टू बी फुल्ली इंप्लीमेंटेड, तो इंडिया फॉलोज दिस नॉर्म्स। जो इंडिया है और जो बाकी कंट्रीज है वो अब तक फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए बेसल सेकंड, बट इंडिया फॉलो करता है बेसल सेकंड ही। बेसल थर्ड अभी तक अडॉप्ट नहीं हुआ। क्यों अडॉप्ट नहीं हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो बेसल सेकंड क्या कहता है? बेसल सेकंड कब आया था? 2004 में आया था, और ये मेन 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट, सेकंड सुपरवाइजरी रिव्यू, थर्ड मार्केट डिसिप्लिन। ये कहता है बेसल सेकंड। एंड बेसल थर्ड क्या कहता है? इन 2010 बेसल थर्ड गाइडलाइंस वर रिलीज्ड। सो 2010 में ये बेसल थर्ड आया है। दिस गाइडलाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। 2008 में यूएस में एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। सो वो फाइनेंशियल क्राइसिस आए के बाद ये बेसल थर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है 2010 में। द डेडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल थर्ड was March 2019 in India. It was postponed to March 2020. In light of the coronavirus pandemic, the RBI decided to defer the implementation of Basel norms by further 6 months. So जो डेडलाइन थी इम्प्लीमेंटेशन, जो कमेटी थी उसने डेडलाइन दिया था कि 2019 मार्च तक आपको ये नॉर्म अपनाना है, ये बेसल नॉर्म्स आपको थर्ड बेसल नॉर्म अपनाना है। बट ड्यू टू पैंडेमिक, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक आया था उसकी वजह से आरबीआई ने इसे आगे बढ़ाया, 6 मंथ तक आगे बढ़ाया, बट अभी तक अपना नहीं है। 6 मंथ तक आगे बढ़ाया था बट अभी तक बेसल थर्ड अभी तक अपनाया नहीं है इंडिया। सो ये जो क्या कहता है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इसमें कितनी होनी चाहिए? 10 to 14%। जो आपके रिस्क वेटेड एसेट्स है उसमें आपको ये जो बेसल थर्ड क्या कहता है, आपको हर बैंक 10 to 14% अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन रखना चाहिए बोल के एक बैंक कहता है। ये सीबीसीएस कहता है कि सारे जो सेंट्रल बैंक्स है उनको 10 to 14% तक अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इंडिया एट प्रेजेंट फॉलोज बेसल सेकंड नॉर्म्स। सो इंडिया अभी तक बेसल थर्ड नॉर्म अपना ही नहीं है, अभी तक वो बेसल सेकंड नॉर्म्स पे ही फॉलो करती है। सो ये था हमारा वीडियो बेसल के ऊपर, जिसमें हमने देखा बेसल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने मीनिंग देखा, उसके बाद बेसल 1, बेसल सेकंड एंड बेसल थर्ड हमने इस वीडियो में देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं मैं बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसका मैंने लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए हूँ। सारे वीडियो चैनल में हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।